फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत सारा सेट ऑलरेडी हमने करवाया है और अभी भी प्रतिदिन 2 सेट हम आप सभी को सिर्फ सीजीएल का दे रहे हैं, जिसमें रुक्मिणी का पिछला सेट आपका कंप्लीट हुआ है और फिर से एक नया सेट आ चुका है अपडेटेड रुक्मिणी का। प्लेटफॉर्म का देखिए नया सेट आज से आपका शुरू हो रहा है फिर से। तो फ्रेंड्स, इसके साथ एडुटेरिया का भी प्रतिदिन आप सभी को सेट मिल रहा है। तो एडुटेरिया भी समाप्त होने वाला है, उसके बाद कुछ नया सेट फिर और कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही क्वेश्चन बैंक भी पूरा किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग लगातार चैनल से बने रहें, ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा सेट है वो टेस्ट सीरीज फॉर बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्ज़ाम्स का बिल्कुल अपडेटेड सेट होने वाला है 2025 का। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें पूरा जीके जीएस हम कवर कर रहे हैं अभी, यानी कि 50 जीके इसमें हम कवर करने वाले हैं और 25 साइंस का क्वेश्चन। तो टोटल 75 सवाल जीके जीएस का होने वाला है। और सबसे लास्ट में प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सीधा सवाल। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग राइट आंसर क्या होगा सभी प्रश्न का। क्वेश्चन है, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को इनमें से कौन जोड़ता है। देखिए, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जो जोड़ने का काम करता है वो होता है राष्ट्रीय यहाँ पर 6 का आंसर बी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है सबसे बड़ी सड़क परियोजना मानी जाती है और ये परियोजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1999 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो लगभग 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है, जो सबसे बड़ी सड़क परियोजना है, ठीक है। ऑप्शन डी में आप देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा NH-44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। NH-44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो अगला सवाल लिखा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 7 का आंसर बताना है। पहला लिखा है कि यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, तो नहीं, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत होता है। बी में लिखा इस परत का औसत ऊंचाई के साथ बढ़ता है तापमान, तो नहीं, ऐसा कहना गलत है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट होता है। यानी कि कितना गिरावट होता है, तो याद रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। सी में लिखा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है, इसकी औसत ऊंचाई आप 13 किलोमीटर मान सकते हैं। लेकिन इसका 2 क्वेश्चन और बनता है। अगर आपसे कहा जाए कि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्रुव पर जो इसकी ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है। और वहीं अगर भूमध्य रेखा पर पूछा जाए, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई तो 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है। साथ ही याद रखिएगा कि जितनी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है दक्कन के पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत लिखा गया है। दक्कन के पठार के बारे में कौन सा इसमें गलत है, तो इसका देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, यानी सतपुड़ा पर्वत पठार के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो लिखा है निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। देखिए, ईगल का संबंध भी क्रिकेट से नहीं है, ना ही बास्केट का संबंध है,
अतः इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो इनमें से आंध्र प्रदेश आंसर करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य उत्पादन कहलाता है। ठीक है, पीसी कल्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो लिखा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है। हिंद महासागर की धारा, तो 11 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। बेंगुएला की जलधारा जो है ये हिंद महासागर की नहीं है। बेंगुएला की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की होती है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। बाकी आपका अगुलहास, मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागरीय जल ये सभी हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिखा है चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी करना बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 से। तो 13 में दिया है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। इसका आंसर तो बिल्कुल सबका सही होना चाहिए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, अलीराजपुर। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अलीराजपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। जिले की बात करेंगे तो अलीराजपुर करेक्ट आंसर होता है। वहीं फ्रेंड्स अगर राज्य की बात करेंगे कि कौन सा राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है, तो अपना बिहार का स्थान इसमें आता है 2011 के अनुसार। जबकि सबसे साक्षरता की दर सबसे अधिक तो केरल में होता है। ठीक है, और भी याद रख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना थी इसमें कुल साक्षरता दर कितना था, तो कुल साक्षरता दर था 74.04% था। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए कि जनसंख्या घनत्व भारत का कितना था, तो 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर था इसका जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 940 लिंगानुपात यहाँ पर होता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी सवाल याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन में दिया मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है। मयूरभंज ये देखिए आपका उड़ीसा में है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट लिखा है 15 में, बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है। बाणसागर जलाशय, तो 15 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी, ये सोन परियोजना का अंग होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए में फ्रेंड्स दिया हुआ हीराकुंड परियोजना, तो ये सबसे लंबी परियोजना यानी कि मानी जाती है, सबसे लंबा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध को। और ये स्थित है आपका महानदी, किस नदी पर? महानदी ओडिशा में। कहाँ पे है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। किस पर है? सतलज नदी, तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना भी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शर्कराओं को तकनीकी रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत तथा तथ्य से होता है उसके सूत्र CH2 के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्न में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए, कौन सा इसमें होगा। तो 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रक्टोज, जिसे फल शर्करा कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनिए, कौन है। जीवन प्रावस्था, तो देखिए ये होता है DNA का प्रति
प्रतिक्रियन नहीं होता है, कोशिका के डीएनए का प्रतिक्रियन नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लिखा है अदिश राशि इनमें से कौन सा है। अदिश राशि वो राशि होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। और इसमें देखिए टेम्परेचर जो है वो अदिश राशि होगा। ताप जो है ये मूल मात्रक में आता है, किसमें, मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। और मूल मात्रक की संख्या टोटल 7 है। तो तापमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। बाकी आपका वेग, विस्थापन, संवेग ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन 29 है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। पिंड का त्वरण क्या होता है, तो नियत रहता है, यानी कोई बदलाव नहीं होगा अगर समय के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती में दूरी तय करता है तो। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है लिखा एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। इसका आणविक सूत्र पूछा है तो फ्रेंड्स याद रखिए C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। नेक्स्ट है लिखा उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली है। तो फ्रेंड्स ये नोमेरिकल है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 31 का आंसर डी उत्तर आ जाएगा। 1 मोल यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे का सवाल का आंसर बताइए क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्णय और उसकी घोषणा कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में जो सवाल आता है वो जानिए। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और 25 जनवरी को इसीलिए प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। ठीक है, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल की बात करेंगे तो 324 से 329 तक आर्टिकल में ये निहित है। तो यहाँ पर जो 37 का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, निर्वाचन आयोग। इसकी घोषणा जो है निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 38 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर यहाँ पर पूछा है तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होता है 29। कितना है, तो 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विश्व की तीसरी सबसे लंबी बांध कौन सी है, 39 का आंसर। तो यहाँ पर तीसरी सबसे लंबी पूछा गया है तो यांगत्जी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो सबसे लंबी बांध और दूसरी बांध भी पूछा जा सकता है। तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी नील नदी है और इसका उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। याद रखिएगा, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और दूसरी जो है अमेजन नदी, दूसरी कौन सी है, अमेजन नदी। वैसे अगर गहराई या चौड़ाई के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और लंबाई में दूसरी मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। तो अगला सवाल देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो 40 का आंसर जो है ऑप्शन सी आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। झूमिंग कृषि जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। दहिया का संबंध जो है यानी कि ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। पेंडा जो लिखा हुआ ये आंध्र प्रदेश से और कुमारी पश्चिमी घाट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर अवरोही क्रम को सही दर्शाता है। 41 का आंसर देखिए, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था इसके पहले 2011 की जनगणना के बारे में और यहाँ पर फिर से सवाल पूछा हुआ है। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और मिजोरम। तो ऑप्शन के अनुसार ए उत्तर आपका क्या है, यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है 42 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है।
तो देखिए चुनाव आयोग भी हम तुरंत अभी डिस्कस किए थे कि चुनाव आयोग जो है वो आर्टिकल 324 से 329 तक भाग 15 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 324। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखा है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसान के लिए बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है, याद रखिएगा ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो 48 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 46 में क्या है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 46 में कहा गया है कि SC/ST वर्ग के शिक्षा के वर्ग में वृद्धि के हितों में संरक्षण करेगी। ठीक है, SC/ST के शिक्षा नीति में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स 45 दिया हुआ है, तो 45 और 45 का आप लोग कमेंट करके बताइए 45 में क्या है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है याद रखिएगा आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन है और ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भारत का जो महान्यायवादी होता है ये आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है। आर्टिकल किस में? तो 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने को मिलता है। और इसका जो राइट आंसर आपको करना है तो वो आंसर डी होगा कि उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार होता है। तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि महान्यायवादी तो संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकता है बट वो मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन 45 है, लिखा 73वां संविधान संशोधन की कानूनिक शुरुआत किस संशोधन बिल के साथ हुआ था? देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अधिनियम जो 1992 में पारित किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है 45 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 64वां संशोधन बिल। ठीक है, तो वैधानिक शुरुआत किस बिल से हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। 61वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा, ये जो है मतदाता की आयु इस संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1989 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद में सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस रूप को स्वीकार किया गया है? 46 का आंसर। तो 46 का आंसर डी होगा, समतावादी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है? अंतः शोषण का उदाहरण इसमें ढूंढिए। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है तो ये अंतः शोषण की प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, कौन सा वर्णक प्रकाश के ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम यहाँ पर करता है क्लोरोफिल ए। कौन करता है? क्लोरोफिल ए करता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है वो है मैग्नीशियम। तो धातु कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। लिखा है, उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे तो अनंत होगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है 60, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की एक विशिष्ट स्थिति बताइए क्या है? 60 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। यानी ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन का 3 नियम है।
पहला नियम से जो है बल की परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। और पहला नियम को यानी कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व लॉ भी कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम से है जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F = ma जो पढ़ते हैं। और तीसरा में कहा है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है थर्ड लॉ में। तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है परमाणु के थॉमसन मॉडल परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है। तो थॉमसन मॉडल की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन सही है कि परमाणु की समग्र उदासीनता। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कच्छ ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी। 62 का आंसर बताना है। तो इसमें अगर विलीनता तेजी से होगी तो 62 का राइट आंसर डी करना होगा। गर्म जल में अगर शर्करा का पाउडर डालते हैं, चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, यानी कि घुलने की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, घुलने की शक्ति बढ़ जाती है, तो विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी गर्म करने पर, ठीक है। चलिए आगे सवाल होगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार्य किया गया था। ठीक है, 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। 1885 ईस्वी में ये किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी में फ्रेंड्स 1881 है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। वैसे पहला प्रयास जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा था, ठीक है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 69, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान के आवंटन से संबंधित होता है। तो 69 का आंसर देखिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चौथी अनुसूची में जो है यहाँ पर राइट आंसर होता है। तीसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारी के शपथ के बारे में चर्चा है। शपथ जो लिया जाता है वो तीसरी अनुसूची में इसका व्याख्या किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें SC ST वर्ग के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जबकि छठी अनुसूची में 4 राज्य ATMM याद रखिएगा शॉर्ट में, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और मिजोरम के बारे में दिया है, इनके बारे में प्रशासन के बारे में, ठीक है, छठी अनुसूची में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 70, लिखा है भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि 6 वर्षों तक लगातार कांग्रेस के क्या बने रहे थे, अध्यक्ष बने रहे थे। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा, नाना साहब जो है ये अवध से जो लिखा है गलत है, क्योंकि नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। बाकी कुंवर सिंह बिहार से बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई झांसी से, और अब्दुल्ला जो लिखा है ये फैजाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में निम्न में से किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया गया था, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो। क्या है, वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश इनका एक पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना या पूजा घर का निर्माण किया गया था। इबादत खाना या पूजा घर, तो 1575 ईस्वी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हुई है किससे। तो यहाँ पर सेलखड़ी से निर्मित हुआ है, आंसर इसका डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता मानी जाती है, नगरीय सभ्यता मानी जाती है, और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में आता है, और इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी,
और ये मातृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है, निम्न में से किसने मोहन आनंद बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा है तो उत्तर इसका याद रखिए, ऑप्शन सी होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में संबंधित भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है वो मौर्य शासन के दौरान किया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये बताइए, पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर आंसर होता है इस सवाल का, याद रखिए, ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था 1829 ईस्वी में, और सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए में डलहौजी है, तो डलहौजी के बारे में देखिए, एक आता है, इसने व्यापकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे राज हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये अपनाया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत भी जो है वो डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो सवाल बिल्कुल बनता है कि प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 1757 में, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, चलिए आगे होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किससे किया जाता है? 88 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए होता है, स्टेथोस्कोप से इसका पता लगाया जाता है। हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता का पता चलता है, अपेक्षिक आर्द्रता का। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब का पता चलता है, रक्तदाब। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में स्पायरोमीटर लिखा हुआ है, क्या है? स्पायरोमीटर है। तो इससे फेफड़े की कार्य क्षमता के बारे में पता चलता है, फेफड़े के कार्य क्षमता के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल 89 है, लिखा है, निम्न में से कौन से प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आंसर आरबीसी होगा, लाल रक्त कण होगा, जिसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिन पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, और इसकी मृत्यु यानी कि प्लीहा कहते हैं या स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 90 है, देखिए 90 में लिखा है, एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बताइए। 90 का आंसर ऑप्शन डी करना सही है, मोटा बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक, अभिदृश्यक और अभिनेत्र का। ठीक है, क्वेश्चन 91 लिखा है, समविभावी तल वे तल हैं जो, 91 का आंसर डी होगा कि जो विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा, तो सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसकी पहचान करेंगे, तो ये दृढ़ होते हैं, ये कहना इसमें क्या है, गलत है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 98 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो 98 का उत्तर याद रखिए, 98 का आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। साथ ही बंगाल का विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखिए, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। और नियमित जनगणना जो 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। लॉर्ड लिटन के बारे में एक सवाल आता है, वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट जो पारित हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था, लेकिन रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल है 99, लिखा है, निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो 99 का आंसर फ्रेंड्स याद रखिए, ऑप्शन ए होगा, यानी कि जंजीरा का किला क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल का आंसर बताइएगा जो 100 में है। तो लिखा गया है कि 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो
तो डस्टलिक जो किया जाता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाया गया? पूर्वोत्तर भारत का, तो आंसर होगा गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। अगला सवाल देखिए 102 में, तो लिखा गया है भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना का विस्तार कर रहा है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर इसका होगा नृत्य, वो नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 लिखा गया 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसका नाम क्या है? देखिए ये बहुत बड़ा हादसा था, बहुत दर्दनाक हादसा था ये। ठीक है, तो 104 का राइट आंसर ए होगा, ड्रीम लाइन 787-8। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली पूर्णतः और सौर संचालित विधानसभा कौन सी बन गई है? 105 का आंसर, तो इसका आंसर दिल्ली है। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 106 लिखा है हाल ही में, देखिए सवाल क्या है, हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? 7 का आंसर याद रखिएगा, बानू मुश्ताक इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे सवाल का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPATGM क्या है? 27 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी होता है, ये टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 2025 में मेटो जो जीपी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा 2025 में? तो 28 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, इसका आयोजन नोएडा में होगा। नेक्स्ट लिखा है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो नहीं आता है उसकी पहचान करेंगे, तो बांग्ला इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना जो है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक GDP में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? 31 का आंसर, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, अर्थव्यवस्था का ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? देखिए जो 2000 का नोट है उस पर मंगलयान का साइन है, किसका? मंगलयान का। अब यहाँ पर जो जो ऑप्शन है सभी का डिस्कस कर लेते हैं। लाल किला कितने रुपये के नोट पर आपको देखने को मिलता है? तो 500 रुपया के नोट पर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये 10 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। रानी की बाग जो है ये 100 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम्पी का खंडहर हम्पी का जो है ये आपको कितने रुपये के? तो 50 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। तो इन सभी को याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि 200 रुपये के जो नोट है इस पर सांची का स्तूप का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है, लिखा है नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? नामीबिया देश की राजधानी विंडहॉक होती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा है? तो द ब्लू अम्ब्रेला लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत सन 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और अंतिम सवाल आपका यहाँ पर है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, किशनगंज। बिहार में किशनगंज में सर्वाधिक चाय की खेती किया जाता है। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड सेट हमने डिस्कस किया है और लगातार आपको सेट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं, जो भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और अब बारी है आज के सवाल का। तो आज के सवाल हमारा है, आप लोग आंसर फटाफट कमेंट करिए।
तो आज का हमारा सवाल है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। सवाल है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 60, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 62 या ऑप्शन डी आर्टिकल 63। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करिए, टाइप करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।